हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस के बारे में। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है, कॉम्प्लिकेटेड टाइप का फील होता है। उसमें कभी कभी समझ में नहीं आता कि कैसे अपन यहाँ पे अप्रोच लगाएं, किस तरीके से ज्योमेट्री का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इजीली अपने नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो आज अपन यहाँ पे यही सारी चीज़ें जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन के क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन देखो अपने को क्या कह रहा है कि अपने पास में एक पॉइंट है विच लाइज इन बिटवीन टू पैरेलल लाइन L1 एंड L2। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसकी डिस्टेंस L1 और L2 से दो अलग अलग डिस्टेंस पे है, ये भी ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर अपने पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है ABC, उसका एरिया अपने को बताना है, जिसके लिए B पॉइंट L1 लाइन पे लाई करता है, C पॉइंट L2 लाइन पे लाई करता है। अब जैसा जैसे ये कह रहा है ना वैसे वैसे करते हुए चलते हैं। मान लेते हैं मैं इसको L1 लाइन बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि मेरे पास में A पॉइंट है, यहाँ पे बीच में है दोनों के, और A पॉइंट की L1 लाइन से जो डिस्टेंस है वो 6 है। तो थोड़ा उसी हिसाब से बना लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 6 हो गई, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस ये 3 हो गई। फिर क्या कह रहा है, फिर हमसे कह रहा है कि अब हमारे पास में B पॉइंट जो है इस लाइन पे है, इसको यहाँ ले लो, C पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। और इस तरीके से अपने पास में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, मैं इस तरीके से इसको इस वजह से बनाया जिससे कि अपने को कोई भी चीज़ अज्यूम करके नहीं चल लेनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या परपेंडिकुलर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसमें अपने को एक चीज़ क्लियरली पता है कि यहाँ पे इसके एंगल्स की बात करोगे तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। दूसरी चीज ए बी बी सी और ए सी सब साइड्स इक्वल होंगी। तीसरी चीज अगर इसका एरिया निकालना है तो अपन ये कर सकते हैं, जिसमें ए यहाँ पे किसी भी एक साइड की लेंथ, तो बेसिकली मेरे को किसी भी एक साइड की लेंथ निकालनी है। अब यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ज्योमेट्री से करना चाह रहा हूँ तो अपने को ये पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में परपेंडिकुलर होगी इधर, और इधर भी परपेंडिकुलर होगी। अब ये एंगल अपने को नहीं पता है तो मैं इस एंगल को ले लेता हूँ थीटा, इसको ले लेता हूँ फाई। ठीक है, और अपने को यहाँ पे क्लियरली ये पता है कि थीटा प्लस फाई प्लस 60 डिग्री एक्चुअली में 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई थीटा प्लस फाई जो है 120 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसका यूज अपन यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लो मैं इसको, जैसे अगर इसको अपन बी डैश बोल दें, इसको सी डैश बोल दें, तो मैं यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल ए बी बी डैश की बात करूं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा जो है जो कि बेस अपॉन हाइपो आता है, तो अब थीटा वो है तो बेस ए बी डैश हो जाएगा, ये हो गया, डिवाइड बाई हाइपो जो कि ए बी हो जाएगा। और मैं यही क्यों लिया हूं, क्योंकि मेरे को साइड पे घूम फिर के आना है, ए बी बी सी ए सी इन सब पे। तो यहां से अपने को क्या दिख रहा है कि ए बी डैश की वैल्यू तो अपने को पता है, ये तो 6 है, ये ए बी हो गया। तो यहां से तुम बोल सकते हो कि ए बी एक्चुअली में 6 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल ले लो, अब ए सी सी डैश ले लो, इसके हिसाब से बात करोगे तो अब एंगल फाई है तो ये हो जाएगा। इसमें बेस क्या हो जाएगा, इसमें बेस ए सी डैश बाई ए सी हो जाएगा, ये 3 बाई यहाँ पे ए सी आ जाएगा। यहां से अपने को पता है ए सी एक्चुअली में 3 बाई कॉस फाई हो गया। अब अपने को एक और चीज पता है, वो क्या कि ए बी और ए सी दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो 6 बाई कॉस थीटा एक्चुअली में 3 बाई कॉस फाई के इक्वल आ गया, जिसका मतलब इससे इसको निपटा दो 2 आ गया। जहां से तुम क्या बोल सकते हो, कॉस थीटा एक्चुअली में 2 कॉस फाई के बराबर अपने पास में आ गया। जिसका यूज अपन यहां पे कैसे कर सकते हैं कि भाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस फाई है, मेरे को एंगल निकालना है, कोई भी एक एंगल आ जाएगा तो थीटा आ जाए फाई आ जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो अपन इस रिलेशन का यूज कर लेते हैं। इस रिलेशन का यूज कैसे करेंगे, भाई कॉस थीटा, थीटा को मैं 120 माइनस फाई लिख देता हूं, ये 2 कॉस फाई के बराबर। अब यहां से कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी, तो अब ये कॉस ऑफ ए माइनस बी है, तो ये क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू 2 कॉस फाई। अब यहां पे देखो कॉस 120 डिग्री है, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं 180 माइनस 60, तो पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा, तो माइनस कॉस 60 के इक्वल होगा। माइनस कॉस 60 की अगर बात करोगे तो ये -1/2 वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कॉस
फाइव हो गया। ये साइन 120 जो कि साइन 60 के बराबर है, पॉजिटिव वैल्यू है, जो कि √3/2 साइन 5 मेरे पास में आ जाएगा। ये 2 cos 5 के इक्वल हो गया, यानी कि √3/2। अब cos 5 को एक साइड कर दो, तो 2 + 1/2 करोगे तो ये एक्चुअली में 5/2 cos 5 आ गया। बाई 2 से बाई 2 को निपटा दो, तो अपन यहां पे बोल सकते हैं कि मेरे पास tan 5 की जो वैल्यू है वो √3/5 अपने पास में हो गई। अब ये अगर इतना है तो अपने को यहां पे क्या करना है, तो cos 5 निकाल लो। देखो ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये बेस यहां पे 5 आ जाएगा और अपने पास में हाइपो आ जाएगा। हाइपो कितना आ जाएगा, 25 और 3 28 मेरे पास में ये हो गया। ठीक है, ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस वैल्यू को अपन वहां पे रख देते हैं सीधा सीधा कि भाई मेरे को AC निकालना था, तो AC एक्चुअली में मेरा क्या आ गया यहाँ पे 3/cos 5, तो 3/cos 5। एक सेकेंड ना, यहां पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। √5/√3 आएगा ना ये, क्योंकि cos इधर जाएगा और ये √3 इधर आएगा, तो ये आ जाएगा, यानी कि ये परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो cos 5 की अगर बात करोगे तो अब अपने पास में यहां पे आ जाएगा बेस बाई हाइपो, ये 25 और 3 28 हो जाएगा। ये अपने पास में आ गया। अब AC मेरे को निकालना है, तो 3/cos 5 रहता है, तो यहां पे √3, यहां पे √28 आ जाएगा। तो बेसिकली ये आ गया √3 इंटू √28। अब हमको ये तो निकालना नहीं, हमको एरिया से मतलब है, तो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू A², जो कि 3 इंटू 28 अपने पास में हो जाएगा। अब इससे इसको निपटा दो, ये 7 आ गया, तो ये आ गया 21√3, जो कि A ऑप्शन में अपने को दे रखा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। इस तरीके से अपन ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को स्टेटमेंट टाइप का सिनेरियो दे रखा है, 2 स्टेटमेंट है, जिसमें पहला स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट को चेक करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमारे पास A पॉइंट है, B पॉइंट है, किसी ट्राइंगल के हैं जिसका ऑर्थो सेंटर ये है, तो थर्ड वर्टेक्स ये होगा। तो अपन बस यही चेक कर लेते हैं कि ये तीनों वर्टेक्स हैं, इसके बेसिस पे क्या ये ऑर्थो सेंटर आ रहा है। अगर आ रहा है तो काम बन गया, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि भाई सीधा सीधा चल लो, ये A है, ये B है, ये C है। A अपने पास में 5 को मैं ये दे रखा है, ये -2,3 है, ये -4, -7। अब मेरे को ऑर्थो सेंटर अगर निकालना, ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि किसी भी वर्टेक्स जो अपने को दे रखी है उन सबसे सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप डालेंगे, और 2 या 3 तो यहाँ पे बनती है, हम केवल 2 ही निकाल लेंगे। 2 परपेंडिकुलर ड्रॉप्स की इक्वेशन निकाल लो, उन इक्वेशंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही ऑर्थो सेंटर है, जिसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सीधा सीधा इसके लिए यहाँ पे इसको D बोल देते हैं। अब देखो ये परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ BC लाइन तो अपने को पता ही है, क्योंकि -7 -3 हो जाएगा, -4 + 2 हो जाएगा, -10 -2, तो ये हो गया 5। तो इस वाली लाइन का स्लोप अपने पास में सीधा सीधा यहां पे क्या हो जाएगा, इस लाइन का स्लोप, क्योंकि दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू -1, तो ये -1/5 हो जाएगा। तो इक्वेशन अपने पास में AD वाली लाइन की आ जाएगी, क्योंकि पॉइंट है और स्लोप। जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालो, केवल 2 चीजों को ध्यान रखो, पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए। तो यहां पे पॉइंट अपने पास दे रखा था y + 1 इक्वल्स टू, यहां पे आ गया अपने पास में -1/5 इंटू x - 5। इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, तो 5 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, 5 प्लस ये हो गया -x + 5 हो गया। इसका मतलब ये गया, तो x इक्वल्स टू -5y मेरे पास में पहली वाली इक्वेशन आ गई। ठीक है, और इसमें ये ओरिजिन सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो यहां तक तो ठीक है। अभी दूसरी लाइन निकालना भी जरूरी है। दूसरी लाइन के लिए अपन इस पे आ जाते हैं, इसको E पॉइंट बोल देते हैं। अब मैं यहां पे AC लाइन का स्लोप निकाल लेता हूं, तो ये करेंगे -7 + 1, तो ऊपर हो जाएगा -6, -4 -5, तो ये हो गया -9, जो कि एक्चुअली में 3 से काटोगे तो 2/3 हो जाएगा। यानी कि BE लाइन का स्लोप एक्चुअली में -3/2 मेरे पास में यहां पे होगा। अब मेरे को क्या करना है यहां पे, अब सीधा सीधा इसका इक्वेशन लिख दो, क्योंकि B पॉइंट अपने पास में है ही। तो BC लाइन का इक्वेशन अगर लिखोगे तो y - y1 -3/2 इंटू x + 2 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2y - 6 -3x + 6 आ गया।
हाँ, ये अपने पास में आ जाएगा -7 प्लस अपने पास में यहाँ पे आ जाएगा, अब देखो 2 से अगर मान लो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में ये आ जाएगा, ये माइनस ही तो आएगा, ये माइनस हो गया, जिससे क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, जिसका मतलब अब अपने पास में 2y इक्वल्स टू -3x, और मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो ये वाली लाइन को इस वाली लाइन में पुट कर दो, तो ये हो गया अपने पास में 15y, है ना। इसको इधर लेके जाओ या उधर लेके जाओ, जिसका मतलब सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं 13y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू भी 0 हो गया, जिसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दोनों का आ रहा है वो आ रहा है 0,0, वही ऑर्थो सेंटर भी है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इफ पॉजिटिव नंबर्स दिस एंड दिस, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं एपी का, जिसका मतलब ट्वाइस बी इक्वल्स टू 2a प्लस सी, और फिर कह रहा है कि देन द लाइंस दिस आर कंकरेंट एट दिस पॉइंट, जिसका मतलब ए और बी की वैल्यूज बदलते जाओगे तो बहुत सारी लाइंस आएंगी, वो सारी की सारी लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि 2, -2, यानी कि बेसिकली इस लाइन से जो पॉइंट पास कर रहा है वो 2, -2 पास कर रहा है। अब इसको देखने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि इसको उठा के उधर कर दो, ये हो गया 2a - 2b प्लस सी इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कर दो इस वाली इक्वेशन से, यानी कि ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन में अगर मेरे को ऊपर वाला आउटपुट लेके आना है तो मेरे को x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -2 पुट करना पड़ेगा, और जब मैं पुट करूंगा तो आउटपुट 0 आएगा, जिसका मतलब ये वाला पॉइंट इधर सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें लाइक कर रहा है, तो ये हो गया कंकरेंट इसी पे, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो गए और इसका करेक्ट आंसर अपने पास में सी ऑप्शन आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक रेक्टेंगल है विच इज फॉर्म्ड बाय दिस 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 दिस, 4 लाइन दे रखी है। बेसिकली काफी सिंपल सा कहानी है कि x इक्वल टू, ये तो y इक्वल टू 0 वाली लाइन है x एक्सिस, ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, फिर अपन से कह रहा है कि हमारे पास में x इक्वल टू 3, ये ले लो x इक्वल टू 3, और y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 4 वाली लाइन है, इसका मतलब ये वाले पॉइंट की बात करो तो 3,4। अब हमारे पास में ये रेक्टेंगल बन गया जिसमें ये वाला पॉइंट 0,3, ये वाला पॉइंट 3,0, ये वाला पॉइंट 0,0, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि हमारे पास में L एक लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस, यानी कि इस लाइन का स्लोप अगर देखोगे तो एक्चुअली में -3 है, तो हमारे पास जो लाइन है उसका स्लोप हो जाएगा 1/3, ठीक है। यानी कि बेसिकली इस इक्वेशन को अगर तुम लिखना चाहते हो इसके परपेंडिकुलर वाली इक्वेशन, तो वो x - 3y प्लस अल्फा ले लो, ये हो जाए कोई भी एक अल्फा वैल्यू होगी, ये इन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल है। इस तरीके से अपन लिखते हैं बेसिकली, ax प्लस by प्लस c दे रखा है तो bx - ay प्लस d अपन कर देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन अपने पास में आ जाती है। ये अपने पास में लाइन है, ये लाइन के बारे में क्या कह रहा है कि ये लाइन एक्चुअली में इस रेक्टेंगल को, जो भी एरिया है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मान लो इस तरीके से कर रहा है या फिर इस तरीके से, किसी भी तरीके से कर सकता है, हमको नहीं पता है, ठीक है। वैसे यहां पे देखोगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो इसी तरीके से बेसिकली कर रहा होगा। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज जो अपने को पता होनी चाहिए वो ये कि अगर वो एरिया को डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में, तो जो रेक्टेंगल का सेंटर है उससे वो पास होगा, ठीक है। अब रेक्टेंगल का सेंटर कहाँ है, सेंटर का मतलब इधर मिड पॉइंट, इधर मिड पॉइंट। अब ये कैसे निकाले, ये टोटल डिस्टेंस जो यहां से यहां की 3 है, तो इसका मिड पॉइंट ये हो गया 3/2, और ये वाली डिस्टेंस टोटल 4 है, तो इसका मिड पॉइंट हो गया 2। तो बेसिकली मेरे पास जो इक्वेशन होगी ये वाली, या रेड वाली लाइन वाली जो कि L लाइन की इक्वेशन है, वो 3/2, 2 पॉइंट से पास हो रही होगी, बस उतना ही करा दो। तो अब अगर मैं 3/2, 2 से इसको पास करा दूं तो ये हो गया 3/2, ये हो गया -6, और ये प्लस अल्फा हो गया, तो अल्फा की वैल्यू होगी 6 - 3/2, इसको मैं लिख देता हूं 12/2, जो कि मेरे को 9/2 देगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, तो यहां पे हो जाएगा अब x - 3y प्लस 9/2, यानी कि 2x - 6y प्लस 9 इक्वल टू 0 हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। अब क्या कह रहा है, देन इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस बतानी। बेसिकली जब भी नॉर्मल डिस्टेंस की बात कर रहा है, कुछ और स्पेसिफिक तरीके से नहीं बोला है, तो अपन परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट को सबसे पहले लाइन में पुट कर दो, तो 2 इंटू 1/2, यहाँ पे माइनस है, -6 इंटू -5 करोगे तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे +9 आ जाएगा। नीचे की बात करोगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर पूरे पे मॉड, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इससे ये गया, तो ये हो गया 1 + 30 + 9 और नीचे 36 + √40, ऊपर भी 40 है तो 40/√40, तो बच गया √40, जिसको लिख सकते हैं 4 × 2, तो 2 आ गया बाहर, तो 2 × √10, 2√10 आ जाएगा अपने पास में यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर। ज़्यादा कुछ खास ऐसा डेप्थ वाला कंसेप्ट अपने को लगाना ही नहीं है, बेसिक तरीके से भी अपन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें आई थिंक रोम्बस दे रखा है। क्या कह रहा है कि हमारे पास ए पॉइंट है, फिर एक सी पॉइंट है, जो कि एक्चुअली में डायगोनल पॉइंट है, ठीक है, डायगोनल वर्टिसेस हैं रोम्बस के, और जिसकी साइड्स एडी और बीसी एक्चुअली में इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। बी पॉइंट और डी पॉइंट आर अनदर 2 वर्टिसेस, तो इन सब का सम बताना। देखो रोम्बस की कहानी क्या होती है कि इस तरीके का अपने पास में सिनेरियो होगा, यहां पे ए पॉइंट इसने 1,2 दे रखा है, सी पॉइंट इसने -3, -6 दे रखा है, और ये अपने पास में हो गया, इधर ये हो जाएगा, इसको बी बोल देते हैं जो कि अल्फा कॉमा बीटा है, इसको डी बोल देते हैं जो कि गामा कॉमा डेल्टा। अपने को यहां पे ये पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट अगर करते हैं तो इसका मतलब अगर मैं इसको ई पॉइंट बोल दे रहा हूं तो ये एसी का मिड पॉइंट है, तो एसी का मिड पॉइंट निकाल लो। एसी का अगर मिड पॉइंट निकालेंगे तो 1 - 3/2, तो ये हो गया -1, 2 - 6 -4 बच गया, और बाई 2 करोगे तो -2, ये अपने पास में आ गया। अब अगर ई पॉइंट एसी को बाइसेक्ट करे तो बीडी को भी बाइसेक्ट करेगा, और बीडी को बाइसेक्ट करेगा तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्योंकि फिर एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट हो गया ये, तो अल्फा प्लस गामा बाई 2 ये -1 के बराबर, तो अल्फा प्लस गामा हो गया -2, और बीटा प्लस डेल्टा बाई 2 -2 के बराबर, तो बीटा प्लस डेल्टा हो गया -4। ये पूछ रहा है सबके सम पे मॉड लगा दो, -2 और यहां पे आ जाएगा -4, तो ये हो गया 6, खत्म। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में ए एक पॉइंट है, फिर बी पॉइंट है, फिर सी पॉइंट है, 3 पॉइंट है। फिर कह रहा है कि अब हमारे पास में इन तीनों पॉइंट से एक्चुअली में ट्राइंगल बना दिया है। फिर कह रहा है कि अपने पास में बाइसेक्टर का इक्वेशन दे रखा है ए बी सी एंगल का, बेसिकली एंगल बाइसेक्टर अपने को दे रखा है, तो ये बताना है। अब देखो कैसे करना है, सबसे पहले यहां पे भी मैं एंगल बाइसेक्टर का बेसिक वाला कंसेप्ट लगाऊंगा कि भाई इसको मैं ए बोल दे रहा हूं, इसको बी बोल दे रहा हूं, बी को ऊपर रख लेते हैं, ठीक है। अब ए पॉइंट अपने पास में 1,0 है, ये 2,-1 है, ये 7/3, 4/3, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां से बाइसेक्टर वाली लाइन ड्रॉ करूं तो ये है ये लाइन, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन इसने अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 5 दे रखा है, और अपने को क्या पता है जितना एंगल ये उतना एंगल ये है ना भाई, ये भी थीटा ये भी थीटा। जब ऐसा सिनेरियो होता है तो अपने को क्या पता है कि यहां पे अब जो ये डी पॉइंट है ये एसी लाइन को उस रेशियो में डिवाइड करेगा जो ए बी और बी सी लाइन का लेंथ का रेशियो है, बस इतना सा कंसेप्ट और खत्म। देखो अब अपने को ए बी के लेंथ निकाल लो, ए बी का लेंथ निकालोगे तो 1 - 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, और ये तो हो गया √2। ऐसे ही इसको निकाल लो, इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 को मैं लिख देता हूं 6/3 -7/3 का होल स्क्वायर, और इसको -1 को ना मैं -3/3 लिख देता हूं, और -4/3 का स्क्वायर। इसको अगर देखोगे तो ये हो गया -1/3, जिसका होल स्क्वायर करोगे तो 1/9, ये हो गया 7/3 यानी कि 40, ये 9, तो ये आ गया √50/3, ये अपने पास में आ रहा है। जिसको चाहो तो तुम 5√2/3 भी लिख सकते हो। हाँ चलिए, अब बस मेरे को ए बी और बी सी का रेशियो निकालना है। ए बी साइड है √2 और ये है अपने पास में ये, जिसका मतलब यहां पे बच गया 3/5, जिसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास में अब बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ये पॉइंट ए है, ये सी है, ये डी है,
और डी पॉइंट जो है AD और इसका रेशियो जो है वो एक्चुअली में 3:5 का है, जिसमें A पॉइंट अपने को दे रखा है, ये पॉइंट भी दे रखा है। अब बस मेरे को D पॉइंट निकालना है और D पॉइंट निकल गया तो उसको पुट कर दूंगा लाइन में, तो अल्फा बीटा आ जाएगा। तो देखो अब अपने पास में यहां पे क्या आ गया, यहां पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि D पॉइंट निकाल लो। D पॉइंट के लिए अपने पास में यहां पे क्या हो जाएगा कि 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये हो गया 7, इसको इससे किया तो 5, 3 + 5 करेंगे 8 हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बच गया 4, उधर तो हो गया 0 डिवाइड बाई 8 हो गया। तो बेसिकली अपने पास में 12/8 और 4/8 अपने पास में आ रहा है, जिसका मतलब ये हो गया अपने पास में 3/2 और 1/2। ये अपने पास में यहाँ पे इसकी वैल्यूज आ रही हैं। डी पॉइंट अगर मान लो मेरे पास में आ गया है तो मैं ना, एक तो तरीका यह है कि लाइन में पुट कर दो बी और डी दोनों पॉइंट्स को, तो अल्फा बीटा आ जाएगा। बट मैं तुमसे कह रहा हूँ BD लाइन की तुम इक्वेशन निकालो ना, दोनों पॉइंट तुम्हारे पास में है, तो इक्वेशन निकाल के सीधा कंपेयर कर देंगे। तो अब BD लाइन की इक्वेशन अगर निकालोगे जिसमें B पॉइंट अपने पास में यहाँ पे ये वाला है, इसको इधर कर दो, ठीक है, और D पॉइंट ये वाला है, तो y - y1 इक्वल्स टू, अब y2 ले लो, 1/2 + 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 - 2 और ये हो गया x - 2। बस इसको सॉल्व करना है, तो ये अपने पास में y + 1 हो गया, यहाँ पे ये हो गया 3/2 और ये हो गया -2, एक्चुअली में -1/2 बचेगा, डिनोमिनेटर में है तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे x - 2, इससे ये चला गया, तो y + 1 इक्वल्स टू -3x + 6, सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया 3x + y और 1 को उधर ले जाओ तो ये इक्वल टू 5। कर दो कंपेयर, कंपेयर अगर करोगे तो सीधा सीधा अपने को दिख गया उधर 5 है। अगर मान लो इधर 10 होता तो पहले हम 2 से डिवाइड करते, कांस्टेंट को इक्वेट करना है, कांस्टेंट को इक्वल बना लो तभी कंपेयर कर पाओगे। तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका 1 हो गया तो ये आ गया 10, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, तो ये इसका करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ना। अब और यहां पे तुमको अगर देखो एंगल बाइसेक्टर वाला इक्वेशन पता है तो डायरेक्टली उससे भी कर सकते हो, बट ज्यादातर स्टूडेंट्स को वो सब पता नहीं रहता है, भूल जाते हैं फॉर्मूले में, कहीं ना कोई मिस्टेक हो जाती है, तो भी बेसिक कंसेप्ट से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें क्या कह रहा है कि इफ मान लो हमारे पास में दो स्ट्रेट लाइन है जिनके द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए जा रहे हैं वो θ1 θ2 है ना, और इन दोनों स्ट्रेट लाइंस को हम एक पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट है, और ये दोनों स्ट्रेट लाइन इस लाइन को मीट करती है किसी एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट की डिस्टेंस ये है कहां से, P पॉइंट से। अब इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड तरीका ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को करने का पोलर कोऑर्डिनेट की हेल्प से अपन कर सकते हैं, P = R A + R cos θ टाइप वाले से, बट मैं उससे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को वो कंफ्यूजिंग टाइप का थोड़ा सा लगता है, तो हम इसको बेसिक तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास में इस तरीके से कहानी है और मेरे पास में दो लाइन है, ये किसी P पॉइंट से निकल रही हैं, पहले वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ1, दूसरी वाली θ2 बनाती है, दोनों लाइंस का स्लोप मैं m मान लेता हूँ, m को अपन वेरिएबल मान लेते हैं, m की दो वैल्यूज आनी चाहिए अपने पास, ऐसा सोच के हम चल रहे हैं। ये आगे चल के इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन अगर निकालोगे तो इक्वेशन, पॉइंट तो पता है, स्लोप अपन ने मान लिया तो हो गया y - 3 = m × x - 2, जिसको अपन लिख सकते हैं ये mx हो गया और -y हो गया +3 - 2m = 0। ये मेरे पास में लाइन है, दोनों उनकी इक्वेशन है। इस लाइन और इस लाइन की कहानी क्या है, इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो मैं निकाल लेता हूं। वो कैसे निकालेंगे, जैसे यहां से अपने को दिख रहा है y = हो जाएगा mx +3 - 2m, ये कर दो, तो ये अपने पास mx +3 - 2m हो गया, और यहां से भी y की वैल्यू निकालो जो कि 6 - x के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट वाली वैल्यूज को सबको एक साइड कर दो, x वाली वैल्यू को एक साइड कर दो, तो ये हो गया mx + x और यहाँ पे आ जाएगा 6 - 3 + 2m, जो कि एक्चुअली में 3 + 2m हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2m + 3/m + 1। अगर x इतना है तो y निकाल लो, y क्या है 6 - x, तो इसमें से 6 माइनस कर देते हैं हम, इसका मतलब क्या होगा 6m + 6 - 2m - 3/m + 1, जो हो जाएगा
4m+3/m+1, यही हो जाना चाहिए। हाँ ये हो गया। चलो अब अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि इन लाइन और इस लाइन के बीच का है, उनकी डिस्टेंस इस पॉइंट से पी, इस वाले पॉइंट से ये इसके बराबर है। तो ये वाली डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं हम, क्योंकि फाइनली अपने को निकालना क्या है, हमको निकालना है m। जैसे ही m आ जाएगा तो अपने को यहाँ पे क्या पता है कि m को अगर मैं m1 बोल दूं तो ये एक्चुअली में tan थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। m2 को अगर मैं ऐसे देखूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है, जिसमें tan थीटा 1 tan थीटा 2 ये सब आ जाएगा, जिनकी वैल्यूज अपने को मिल जाएंगी। बस इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब डिस्टेंस के बारे में बात कर लो। तो x का कोऑर्डिनेट जो कि 2m+3/m+1 -2 इसका होल स्क्वायर, और फिर अगले y कोऑर्डिनेट क्या है 4m+3/m+1 -3 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे रूट होता तो वो √2/3 के इक्वल होता, मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया तो 2/3 मान लेते हैं इसको। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। तो 1/m+1 का होल स्क्वायर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 2m+3 और -2m-2, ये अपने पास में इसका होल स्क्वायर हो गया। सेम ऐसे ही इसके साथ कर दो, तो यहाँ पे 4m+3 हो गया -3m-3 और ये 2/3 के इक्वल। अब देखो 2m से गया 2m, यहाँ पे बच गया 1, 1 का मतलब ही कुछ नहीं हुआ, तो ये बेसिकली 1+m का होल स्क्वायर लिखा है। यहाँ पे अगले वाले में आ जाओ, अगले वाले में देखोगे तो 3 से 3 गया, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो ये हो गया m का स्क्वायर, तो m²/1+m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2/3। इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 हो जाएगा 1+m² से मल्टीप्लाई और 2 हो जाएगा 1+m के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, दोनों को सेम मत लिख देना, दोनों को सेम मत समझ लेना वरना खत्म हो जाए कहानी। तो यहाँ पे 3+3m² हो गया और यहाँ पे 2+2m² और 2m आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4m हो गया। तो बेसिकली अपने पास में यहाँ पे क्या बच गया, m² बच गया -4m बच गया और 3 - 2 तो ये +1 बच गया। ये मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है जिसका d > 0 है, तो m की दो रियल वैल्यूज अपने पास में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो m की पहली, अब देखो अब अपने को क्या करना है, अब यहां पे जो आउटपुट पूछा है उस पे आ जाते हैं कि भाई हमको निकालना है ये। ठीक है, tan मैं ले रहा हूं, बाद में इसको इन्वर्स कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा tan थीटा 1 + tan थीटा 2 डिवाइड बाई 1 - tan थीटा 1 tan थीटा 2, जिसका मतलब ये हो गया m1 + m2 1 - m1 m2। अब सेपरेटली अपने को वैल्यूज निकालने की भी जरूरत नहीं है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि ये दोनों किस चीज को, सम और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऊपर सम अपने पास में हो जाएगा 4 और नीचे 1 माइनस प्रोडक्ट हो जाएगा 1, जो कि ये आ रहा है नॉट डिफाइंड। ये कब आता है, जब थीटा 1 + थीटा 2 एक्चुअली में π/2 के बराबर होगा, तो ये अपने पास में कहानी हो जाएगी, जिसका मतलब दोनों का सम हो गया π/2 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आई थिंक इस सेगमेंट का लास्ट ही क्वेश्चन है, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका ऑर्थो सेंटर ओरिजिन पे है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर सब एक जगह है। ठीक है, फिर साइड BC इस लाइन पे है। ठीक है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स A अपने को दे रखा है, देखो कहानी कुछ ऐसा है कि भाई हमारे पास ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये अल्फा कॉमा बीटा हो गया, यहां से एक पॉइंट ले आओ, ये मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी है, ये अपने पास ऑर्थो सेंटर है, इसके बारे में पता है 2:1 के रेशियो में डिवाइड अपने को करता है। यहाँ पे ये दोनों मिड पॉइंट भी हैं, लेकिन इस B और C वर्टेक्स तो दे नहीं रखे, अपने को बोल रहा है कि ये एक्चुअली में एक लाइन पे लाई करते हैं जिस लाइन की इक्वेशन ये है। अब ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत यही आती है जब वर्टेक्स वगैरह नहीं दे रखा होता, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर इसने दे रखा है 0,0, तो ना इस लाइन की इक्वेशन ये है,
जिससे अपने को पता चल रहा है कि इस लाइन का स्लोप एक्चुअली में -1/2√2 है, जिससे अपने को यह पता चल रहा है कि अब ये परपेंडिकुलर भी होगा, तो इस लाइन का स्लोप हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2। ये बेसिकली इसका। अब अगर मान लो मैं इक्वेशन लिखना चाहूं एडी का, तो एडी का इक्वेशन अपने पास में क्या आ जाएगा, पॉइंट भी है, स्लोप भी पता चल गया, तो y माइनस बीटा एक्चुअली में 2√2 इंटू एक्स माइनस अल्फा के इक्वल हो गया। अब हमको अल्फा बीटा ही तो निकालना है। इसके लिए एक चीज अपन क्या कर सकते हैं कि मेरे को पता है कि ये एडी लाइन जो है ओरिजिन से भी पास हो रही है, या तो डायरेक्टली यहां पे ऐसे कर देते कि बीटा बाई अल्फा की वैल्यू 2√2 के बराबर हो जाएगी, है ना, या फिर ऐसा कर लो, इक्वेशन निकाल लिया है, अब इसमें ओरिजिन पुट कर दो, जैसे ही पुट करोगे तो यहां से फिर से वही आ जाएगा कि हमारे पास बीटा एक्चुअली में 2√2 अल्फा के इक्वल हो गया। एक रिलेशन ये आ गया है, लेकिन इससे वैल्यूज तो आई नहीं। तो दूसरा रिलेशन निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं ना, मैं एक्चुअली में ओडी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ओडी डिस्टेंस क्या है, ओडी डिस्टेंस एक्चुअली में बीसी लाइन या फिर ये पूरी पूरी जो लाइन है इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन काफ़ी आसानी से निकाल ही सकते हैं कि भाई हमारे पास ये जो इक्वेशन रहती है, पहले इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख दो ax + by + c = 0, उसके बाद ओरिजिन को पुट कर दो, इसमें पुट करोगे तो देखो ये ओडी वाली डिस्टेंस है, तो पुट करोगे तो ऊपर आ गया -4, नीचे की बात करोगे तो ये हो जाएगा 1 + 2√2, बेसिकली √8 है, उसका होल स्क्वायर करोगे तो 8 हो जाएगा, ये अपने पास में आ जाएगा। तो यहां पे देखोगे तो ये आ जाएगा 4/3 हमारे पास में ओडी की वैल्यू। अब देखो, अब होगा काफी इंटरेस्टिंग चीज। काफी इंटरेस्टिंग चीज क्या कि मेरे पास में एक लाइन है ना, ये ए पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये 2:1 का रेशियो है, और ओडी की लेंथ अपने पास में 4/3 है। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं कि ओडी एक्चुअली में 1/1 + 2, जैसे रेशियो में अपन निकालते हैं तो दोनों का सम करेंगे और इंटू एडी इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये 4/3 एक्चुअली में AD/3 के इक्वल है, तो AD की लेंथ आ गई 4, ठीक है। अब AD की लेंथ अगर मान लो मेरे पास में 4 आ गई है, तो मैं यहां पे क्या कर देता हूं कि निकाल लेते हैं AD की लेंथ इसी तरीके से परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस से। तो AD विच इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा, अल्फा बीटा पुट कर दो लाइन में, तो यहां पे आ जाएगा अल्फा + 2√2 बीटा -4 डिवाइड बाई यहां पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में अब आ गया अल्फा प्लस, अच्छा यहां पे ना ये इस वाले रिलेशन का भी यूज कर लो कि बीटा की जगह लिख देता हूं √8 अल्फा, तो √8 तो ऑलरेडी लिखा है, तो ये आ जाएगा अल्फा + 8 अल्फा -4 डिवाइड बाई 3 को छोड़ के इसको 12 कर दो, तो ये हो गया 9 अल्फा -4 का मॉड इक्वल टू 12 अपने पास में आ जाए। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, अब बस अपने को क्या करना है, एक बार प्लस ले लो, प्लस लोगे तो क्या होगा, प्लस लोगे तो अपने पास में यहां पे आ जाएगा 9 अल्फा -4 इक्वल टू दिस, तो 9 अल्फा इक्वल टू 16, अल्फा इक्वल्स टू 16/9, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू इससे 2√2 टाइम्स है, तो 32√2/9 ये हो गया, ठीक है। एक बार माइनस ले लेते हैं, माइनस लोगे तो क्या होगा, 9 अल्फा -4 इक्वल टू -12, तो 9 अल्फा इक्वल टू -12 + 4 -8 हो गया, अल्फा आ गया -8/9, तो बीटा आ गया -16√2/9। अब दिक्कत यही है कि अब वैल्यू कौन सी लें तो इसके लिए कहानी क्या है कि तुम यहां पे ये देखो, हमारे पास में ये ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल में ओरिजिन इस लाइन के इधर साइड है, तो ये वाला पॉइंट भी इधर ही साइड होना चाहिए, जिसका मतलब अगर मैं इस लाइन में, बेसिकली इस वाली लाइन में ओरिजिन पुट करता हूं, तो अपने को पता चल रहा है कि यहां पे नेगेटिव आउटपुट है, -4 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। जिसका मतलब अल्फा और बीटा पुट करने के बाद भी आउटपुट नेगेटिव होना चाहिए, तभी अपन बोल पाएंगे कि दोनों पॉइंट एक लाइन के रेस्पेक्ट में सेम साइड में है, दोनों सेम साइड में होने भी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि ए नीचे आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मैं यहां पे इस लाइन में पुट करता हूं इसको, अल्फा और बीटा पॉइंट को,
तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16/9 और ये हो जाएगा प्लस, देखो 2√2 तो 64 इंटू 2, ये हो जाएगा इस √8 से इसको मल्टीप्लाई, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 हो गया, √2 को √2 से किया तो 2 हो गया, बाई 9 -4, तो ये तो 36 ही हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे 9 एलसीएम लोगे तो -36 तुमको करना पड़ेगा, बाकी सब प्लस में है जिसका आउटपुट पॉजिटिव आएगा। दूसरी साइड में ये वाला पॉइंट चला गया तो ये हो ही नहीं सकता, इसको भी चेक कर लो, वैसे तो यही होगा। अब इसको चेक भी कर सकते हो तुम, कैसे चेक करोगे कि भाई ये -8/9, ये माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा 64 है ना, बाई 9 -4, ये तो आएगा ही नेगेटिव में, ये नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव आना भी चाहिए, तो बेसिकली ये हमारे पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू हो जाएंगी। अब ये निकालना है, इसको निकालने के लिए सीधा सीधा वैल्यूज रख दो, तो अल्फा की वैल्यू -8/9 और यहाँ पे करोगे ये आ जाएगा माइनस, और ये अपने पास में हो गया 32/9, ये मेरे पास में यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर अपन देखें मॉड लगा के तो ये हो गया 40/9। अब क्या कह रहा है, 40/9 तो ऑप्शन में नहीं, देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, जिसका मतलब इस पे लगा दो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो आ गया 4, 36, 5 पे तो 45 हो जाता है, 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में आ जाए। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस जो कि जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे, उनको अपन ने काफ़ी इजीली सॉल्व किया। ऐसे ही बाकी सारे चैप्टर्स को भी अपन ने कवर किया है, जो कि लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में तुमको दिख रहे होंगे, वहाँ से जाके बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुमको स्ट्रेट लाइन को ही और स्ट्रेंथन करना है तो उसके लिए राइट साइड में एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, वहाँ से जाके स्ट्रेट लाइन के और बहुत सारे अच्छे अच्छे PYQs कंसेप्ट वाले चीज़ें जो हैं उन सबको जाके चेकआउट कर सकते हो।